नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी एनसीईआरटी हिंदी के पेपर क्लास 10th का जो है 24 मार्च को, उसके हिसाब से हमारी तीसरी वीडियो है अलंकार व्याकरण की। व्याकरण के अंदर जो अलंकार पार्ट है उसकी। अलंकार, वैसे तो अलंकार काफी सारे हैं, मगर हमारे सिलेबस के अंदर जो है वे केवल 3 ही प्रकार के अलंकार है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष अलंकार। और ये तीनों ही जो अलंकार है वो अर्थालंकार है। तो मैं शुरुआत करता हूं उपमा अलंकार से। जो अलंकार का जो पर्सन होंगे वे हमारे कैसे होंगे? पर्सन उस हिसाब से होगा कि आपको अलंकार दे देगा दो और उसमें से एक करने के लिए कहेगा जिसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। दूसरा जो पर्सन होगा वो हो गया कि आपको उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद आपसे पूछेगा कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो हम शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। तो उपमा अलंकार अगर हमारे पास उसने उदाहरण दिया तो हम क्या करेंगे कि उसकी पहचान, और उपमा अलंकार की पहचान किससे होगी? वो होगी कि उदाहरण के अंदर सा, सी, से, सरिस आदि शब्द में से कोई एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। दूसरा अलंकार हमारा रूपक अलंकार, जिसकी पहचान है कि उदाहरण के अंदर एक योजक चिन्ह दिया हुआ होगा, एक योजक चिन्ह दिया हुआ होगा, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो ये उदाहरण है वो रूपक अलंकार का है। तीसरा जो है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार, जिसकी पहचान है मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु और जनो आदि शब्द आपको उदाहरण में देखने को मिलेंगे, जिससे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया उदाहरण उत्प्रेक्ष अलंकार। हास्य रस और करुण रस, जो पेपर के अंदर पर्सन होंगे वो किस प्रकार से होगा? पहला जो पर्सन होगा वो क्या होगा कि हास्य रस या करुण रस, हास्य रस या करुण रस में से किसी एक की परिभाषा सहित, उदाहरण सहित लिखो। दूसरा जो पर्सन होगा रस में, वो क्या होगा कि एक उदाहरण देगा और उस उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें ये पहचानना है कि इस उदाहरण के अंदर कौन सा रस है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो छंद। छंद क्या होंगे कि दिए गए छंद में से उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखिए। छंद हमारे पास सिलेबस में दो ही है, एक रोड़ा छंद, एक सोरठा छंद। रोड़ा जो छंद है वो क्या है कि उसमें 4 पंक्तियां होंगी, 4 लाइनें होंगी। प्रत्येक लाइन को 2 भाग में, 2 चरण में डिवाइड किया है, तो इस प्रकार से उसमें 8 चरण होंगे। इसमें जो पहचान जो होगी, इसकी प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राएं होंगी और जिसके बाद यति होगा, अर्थात एक लाइन के अंदर 24 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या होगा? इसमें हमारी 2 लाइनें होंगी, 4 चरण होंगे। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। की पहचान के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें उनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम छंद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उनका ज्ञान इसलिए होगा कि हमारे पास स्वर हमें याद होने चाहिए, उन स्वर की मात्राएं याद होनी चाहिए, और उसके बाद हम छंद की तैयारी करेंगे। छंद की तैयारी कैसे होगी, पहचान कैसे होगी? वो ये होगी कि जिसमें जो छोटा पार्ट है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो छोटे वर्ड है ए, छोटी, छोटाऊ, री और इनके लिए जो मात्रा होगी वो एक प्रयोग होगी, और जो बड़े हैं आ, बड़ी, बड़ाऊ, उसके हिसाब से जो मात्राएं होंगी वो 2 होंगी, और आधे अक्षर के लिए भी एक ही मात्रा होगी, जिससे कि हम छंद आसानी से पहचान सकते हैं। अगला पार्ट है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में हमें पहचान क्या करनी है? हमें यूपी लिखना है। यूपी यानी कि अप, यू से अप यानी कि ऊपर, यानी कि पहले किसी शब्द से शुरुआत में लगने वाला जो शब्द होगा वो उपसर्ग, और जो किसी शब्द के बाद में लगेगा वो हमारा प्रत्यय होगा। यानी कि उपसर्ग क्या होगा? किसी भी शब्द के पहले लगने वाला शब्द के बाद बनेगा जो शब्द, और प्रत्यय होगा किसी शब्द के बाद में लगने पर जो बनने वाला शब्द है वो हमारा प्रत्यय होगा।
अगला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, समास। समास में क्या होगा, समास में दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं पेपर के अंदर। एक तो कहेगा कि दिया हुआ शब्द है उसका समास विग्रह कीजिए। दूसरा जो प्रश्न होगा कि आपको समास विग्रह दिया होगा उसका आपको एक समास करना है, यानी कि जोड़ के लिखना है। समास वैसे तो बहुत ज्यादा है, मगर सिलेबस के अंदर केवल 2 ही समास दिए हुए हैं। क्या, पहला समास है द्विगु समास। द्विगु समास जिसकी पहचान है कोई संख्यात्मक शब्द, जैसे कि त्रिलोक। त्रिलोक मतलब 3 लोगों का समूह। द्वंद्व समास में जो पहचान होगी वो संख्यात्मक शब्द होगा, जिसमें कोई संख्यात्मक शब्द बना होगा, लिखा होगा, जिससे कोई पूरा का पूरा वर्ड, पूरा का पूरा शब्द पूरा होता है। जैसे त्रिलोक, त्रिनेत्र, तिराहा, चौराहा, इस प्रकार से होगा। मगर ध्यान रहे कि द्विगु समास के अंदर केवल यही तक सीमित है, जैसे कि त्रिलोक का तो 3 लोगों का समूह। अगर कोई शब्द ऐसा होगा जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा तो वहां द्विगु समास नहीं होगा। दूसरा जो समास है हमारा वो क्या है, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की जो पहचान होगी कि 2 अक्षरों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, वो जो दोनों शब्द होंगे वे ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे कि देश और विदेश, बीच में योजक चिन्ह, देश का उल्टा विदेश और बीच में होगा योजक चिन्ह। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश और विदेश, ये इसका विग्रह होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, तद्भव और तत्सम शब्द। आपको क्या होगा, कोई शब्द देगा और उसकी पहचान करने के लिए कहेगा कि ये तत्सम है या तद्भव है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और जो हेतु हिंदी में उन्हें रूपांतरित कर दिया है, हिंदी में उनका प्रयोग शुरू कर दिया है। और जो तद्भव शब्द होंगे वे क्या होंगे कि संस्कृत से आकर उसका हिंदी में रूपांतरण कर दिया है। जैसे कि तत्सम शब्द हमारा क्या होगा, पुष्प, वो हमारा तत्सम शब्द है, मगर पुष्प का जो तद्भव होगा वो फूल होगा। ये हमारा तत्सम और तद्भव होंगे। जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा पर्यायवाची शब्द से। आपको पर्यायवाची शब्द दिए होंगे और उसके 2 या 3 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा होगा। जो क्वेश्चन होगा वो होगा संधि से। संधि में क्या होगा, संधि में 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि आपको कोई शब्द दिया होगा उसका आपको संधि विच्छेद करना है। दूसरा प्रश्न होगा आपको संधि विच्छेद दिया होगा और उसकी आपको संधि करनी है। संधि में हमारे पास केवल एक ही पार्ट है संधि का, स्वर संधि, और स्वर संधि का भी एक ही भाग है यण संधि। और यण संधि का जो नियम है वो क्या है, यदि छोटी ई, छोटा ऊ, री का ऋषि और ल के साथ में अगर कोई भी असमान स्वर यानी कि जो 11 स्वर है, अगर इनके साथ कोई सा भी एक आ जाए तो वो क्या करेगा, छोटी ई के साथ अगर आता है तो वो यदि का निर्माण करेगा, छोटा ऊ के साथ आएगा तो वह वक का प्रयोग करेगा। री के ऋषि के साथ अगर री के ऋषि के साथ अगर कोई असमान स्वर आए तो वो रस्सी का निर्माण करेगा, और लर के साथ अगर कोई असमान स्वर आए तो वो ल लट्टू का निर्माण करेगा। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र। इति तय पे जो है छोटी की मात्रा है और उसके साथ क्या आ गया, ए का नर जो कि एक स्वर है। अगर इन दोनों को देखें तो क्या होगा, इत्यत्र हम निर्माण करेगा। जो छोटी ई और ए दोनों मिलकर यह का निर्माण करेंगे, और ई जिस भी शब्द पे होगा, छोटी ई की जो मात्रा है जिस शब्द पे भी, वो शब्द आधा हो जाएगा, इसीलिए इत्यत्र। उसी प्रकार दूसरा है सु प्लस आगतम। सु में एक छोटा ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ प्लस आ जो कि एक स्वर है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, स्वागतम। गतम लास्ट का जो वर्ड है वो पूरा, और छोटा ऊ और आ मिलकर बना देते हैं वह यानी कि वाह, और सु यानी कि स्यादा, तो स्वागतम। उसी प्रकार हम होगा मात्र प्लस आज्ञा, री के ऋषि के साथ, ऋषि के साथ एकानार है, वो आकाम और आकाम दोनों मिलकर बनाते हैं रे, और मात्र प्लस आज्ञा बराबर होगा मात्र होगा। वो शब्द रूप होगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी 2 की विभक्ति और वचन लिखने हैं आपको। आपके पास जो 2 शब्द दिए होंगे उनकी आपको वचन और विभक्ति दोनों लिखनी है। अगला जो प्रश्न होगा वो धातु रूप से होगा। अगला जो इससे प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न आपको
वाक्य दिए होंगे उन वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। उससे अगला जो प्रश्न होगा वो निबंध का होगा, आपको निबंध लिखना है। और उससे अगला जो प्रश्न होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे खास है वो होगा खंड काव्य से। और खंड काव्य जो हमारे लिए है वो है मातृभूमि के लिए, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में लिखा है। हिंदी का जो पेपर है हमारा यहाँ पर आकर के पूरा हो जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो के लिए कुछ और नया प्रोग्रेस कर सकूं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने पेपर के हिसाब से डाली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करें।